हेलो एवरीवन, दिस साइड इज़ कोमल एंड वेलकम टू कैम्स क्लब। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कंप्लीट कर लिया था विद न्यूमेरिकल्स। इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है। उसके बाद जब कंप्लीट पढ़ने के बाद हम करेंगे डिफरेंस क्या है ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, देखिए मॉलिक्यूलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन टॉपिक है हमारा आज का, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है देखो, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, देखो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस हम क्या कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन का मीनिंग है नंबर ऑफ एटम्स, आयन्स, सुनते जाओ, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स, number of atoms, ions and molecules which must collide simultaneously, which must collide simultaneously which must collide simultaneously so as to result केमिकल रिएक्शन। देखिए मैंने मीनिंग क्या लिखा है, कितने एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड करते हैं एक साथ किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। उसे क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इसका मीनिंग क्या है देखते हैं। देखो मैंने क्या बोला, कितने एटम्स, number of atoms, ions और molecules which must collide simultaneously so as to result the chemical reaction, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। पर इसका मीनिंग क्या है, जो लिखा है क्या वो समझ में आ रहा है? देखते हैं इसका मीनिंग। इसका मीनिंग समझते हैं, कितने एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलैरिटी। पर इसका मीनिंग क्या है, देखो सबसे पहले हम आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, बार बार मैं वर्ड यूज़ करूँगी, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। और एक होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन single step, which takes place in single step is known as elementary reaction। जो सिर्फ सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है उसको कहा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मीनिंग क्या है, दोज रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। अभी समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है, क्या मैं लिख रही हूँ, ठीक है। Those reaction which do not takes place in a single step, जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होती है उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो इसका मीनिंग क्या है, मैंने बोला पहले तो देखो आप लोग जो यहाँ पढ़ोगे, देखो कितने एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उसे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। देखो इसका मीनिंग ये है कि अगर लेट्स से मैंने कोई भी रिएक्शन लिखी, ठीक है, कोई मैंने से एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन लिखी मैंने, उसमें कितने आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, सम ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज
इज टू हैव टू फाइंड आउट बाय द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब देखो मैंने आपको बोला कि मान लो ए रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, तो ए रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट दे रहा है, तो एक ही रिएक्टेंट आपको कोलाइड करके प्रोडक्ट दे रहा है, एक ही रिएक्टेंट, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो जाएगी। मीनिंग क्या है, जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है ना, जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है उसे कहा जाता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। और जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 होती है उसको बोला जाता है बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, बायमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गई इतनी बात। अब देखिए मैंने बोला कि अगर मैं इसी चीज़ का दूं, मान लो कि आपके 2A मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करके और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई आपकी 2, मतलब बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। या फिर आपने कहा इस तरह से 2A + B मिलके प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई 3, मतलब ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। एक ये 2 और इसके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई 3, मतलब ये क्या है आपकी ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 होती है उसको बोला जाता है ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब क्या, मैंने आपको क्या बोला, मॉलिक्यूलैरिटी आप कैसे फाइंड आउट करते हो किसी रिएक्शन की, कि सम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आप फाइंड आउट करते हो किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और मॉडिफाई कर दिया सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड होनी चाहिए वो, तो उसको आप मॉलिक्यूलैरिटी ऐसे फाइंड आउट करते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी आप कैसे फाइंड आउट करते हो, क्या बोला मैंने, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते हैं ना, जो सबसे आगे लिखा होता है, दिस इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दिस इज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऐसे शॉर्ट में लिखा है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उस तरह से आप फाइंड आउट करते हो मॉलिक्यूलैरिटी कि कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम उसको जोड़ दें तो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी मिलेगी, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। तो मैंने यही चीज़ लिखा, दोबारा से एक बार देखते हैं जो बोर्ड पे क्या लिखा है मैंने। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स कितने को लाइट कर रहे हैं, आयंस कितने को लाइट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कितने को लाइट कर रहे हैं, किसी भी एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन अकर हो, उसे कहा जाता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर आपने पढ़ना है जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, और जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती हैं उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। इतना क्लियर हुआ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कैसे कहा कि लेट्स से A1A चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुई 1, तो मतलब यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन है, ठीक हो गई बात। यहाँ पे 2A गिव राइज टू प्रोडक्ट्स, तो यहाँ मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई 2, मतलब बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। 2A + 1B गिव राइज टू प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 3, तो मतलब क्या है ट्राइमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो देखो आप ऐसे कह सकते हो कि सपोज आप एक फ्रेंड है, या फिर आप 2-3 फ्रेंड्स हो, एक फ्रेंड कैसे हो सकता है, 2-3 फ्रेंड्स हो, आपको किसी घूमने जाना है किसी प्लेस पे,
तो आप वाया ट्रेन जा रहे हो सपोज, ठीक है, तो आपने ट्रेन से आप जा रहे हो, अगर आप अकेले हो तो आपको उस स्टेशन पे पहुंचने में जिस टाइम पे ट्रेन आनी है, अराइवल टाइम जिस टाइम पे ट्रेन आएगी, आप उसी टाइम पे प्रॉपरली आप पहुंच जाओगे और ट्रेन कैच कर लोगे, है ना। अगर अकेले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आप अकेले हो मतलब सिंगल स्टेप अकेले हो, वन रिएक्टेंट हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई, यूनिमॉलिक्यूलर है। लेकिन उसी जगह पे आपके दो फ्रेंड्स ने इकट्ठा जाना है, तो दो फ्रेंड्स ने इकट्ठा जाना है तो सेम टाइम पे, अगर ऐसा हो सकता है कि मैं पहुंच जाऊं टाइम पे लेकिन मेरा फ्रेंड टाइम पे नहीं पहुंचे, तो मतलब सेम टाइम पे आपको किसी जगह पर पहुंचना है तो उसके सेम टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी अगर दो जने जा रहे हैं तो थोड़ी कम नहीं हो जाएगी कि क्या वो प्रॉपरली टाइम पे पहुंच पाएगा, क्या हम प्रॉपरली उस ट्रेन को कैच कर पाएंगे। तो उस जगह पे जाने की दो अगर जने जा रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो गई। तो वही लिखा है ना, देखो मतलब कि अगर दोनों विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, दोनों की एक साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे अगर सेम टाइम पे उस प्रॉपर प्लेस पे पहुंचेंगे तभी वो ट्रेन कैच कर सकते हैं। इसी तरह से जब वो 3 जने जा रहे हैं, 3 फ्रेंड्स इकट्ठे जा रहे हैं, तीनों को ट्रेन लेनी है, तो तीनों को एक ही प्लेस पर वहाँ पर जो उन्होंने स्टेशन पर पहुँचना है वहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, क्योंकि तीनों अगर प्रॉपर टाइम पे पहुँचेंगी, तीनों मस्ट प्रॉपर कोलाइड करेंगे, तभी बोला जाएगा ना कि हाँ वो उन्होंने इकट्ठा काम किया, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही जितने लोग बढ़ते जाएंगे, 10 ने जाना है अब, ठीक है, 10 लोग ने इकट्ठा जाना है एक जगह पे, तो वहाँ पे कि वो 10 के 10 लोग इकट्ठा पहुँच रहे हैं किसी जगह पर या नहीं पहुँच रहे उस टाइम पे, तो वहाँ 10 के 10 के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या पता कोई लेट हो जाए, क्या पता कोई जल्दी आ जाए, तो वहाँ पर उस टाइम पे प्रॉपर पहुँचने की हर किसी 10 के 10 लोगों की पर्सनस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम लोग कि जो आपस में कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली किसी केमिकल रिएक्शन में। तो ऐसा सोचो कि एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स घूमने जा रहे हैं, कोलाइड करेंगे इकट्ठे स्टेशन पर, तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी, वो वहाँ से ट्रेन को कैच कर लेंगे, ठीक है। तो एक अगर जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इजीली प्रॉपर टाइम पे पहुँचेगा। वो अकेला है तो 2 जा रहे हैं तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, वहाँ पहुँचने की संभावना थोड़ी कम होगी कि प्रॉपर टाइम पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे ही 3 पहुँच रहे हैं तो थोड़ी सी और ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं कि वो हम तीनों प्रॉपर टाइम पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक, क्लियर हो गई। तो इसी तरह से हमारी मॉलिक्यूलरिटी, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 2 एंड 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। पर ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी जो है आपकी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ टकराएंगे तो एक जगह पहुंचने की प्रोबेबिलिटी, थोड़ी सी चांसेस कम हो जाएंगे कि प्रॉपर टाइम पे वो इकट्ठा पहुंच पा रहे हैं उस स्टेशन पर या नहीं पहुंच पा रहे। तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर किस केस में कई रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो रही है, सपोज मैंने कोई रिएक्शन लिखी, लेट्स से 3A + 2B + 5C, कुछ भी मान लो, 6C मान लो, चलो ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, 6, 2, 8, 8 और 3, 11 जो आपके यहाँ से प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब आपसे यहाँ पर 11 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। 11 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, तो 11 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो, चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे कि प्रॉपरली वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो 11 जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केसेस में पढ़ेंगे हम, ठीक है। किस केस में पढ़ेंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में पढ़ने वाले हैं। और हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे अब कि कौन सी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं और कौन सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं। इतना क्लियर हुआ। तो ये 11 पे पहुंची, 11 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करें, ठीक है, तो थोड़े से चांसेस कम है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। इस तरह के रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी हमने 3 से ऊपर नहीं हो सकती, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मॉलिक्यूलरिटी यूनी, बाय और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए होगी, ठीक है। इतनी बात हुई। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इन्हीं रिएक्शंस के, यूनी, बाय, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर फर्दर आगे टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। तो देखो, अब हमने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं जो हम डिफाइन करेंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है, बाय मॉलिक्यूलर है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखिए,
अब देखो ये फर्स्ट रिएक्शन है इन विच O2F2 विल चेंजेस डिकम्पोज इनटू O2 एंड F2। कितनी स्टोइचियोमेट्री के कोफिशिएंट है इसके आगे 1, तो क्या हुआ ये 1 का मीनिंग यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूलैरिटी क्या है इसकी 1, यूनिमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट साइड में दो मॉलिक्यूल्स HA के कन्वर्ट हो रहे हैं H2 और I2 में, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी 2, और क्या बोलेंगे इसको बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहा जाएगा बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। थर्ड देखो यहाँ पर क्या है N2O4 टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रही है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 में, तो यहाँ 1 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O4 विल चेंजेस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, तो इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी 1, और ये क्या हो गया यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए ये इसमें देखो 2 और 1 कितने हुए 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई 3, और क्या हो गई ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। क्लियर, ट्राई मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन। इसी तरह से हम आगे रिएक्शन देखते हैं। ये मैंने कुछ रिएक्शन लिखी है, देखना इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के कोलाइड कर रहे हैं आपस में 5, 1, 6 और 6 12 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी मैंने कहा था 3 से ऊपर तो नहीं हम डिफाइन कर सकते। तो इस केसेस में कुछ अगर इस तरह की कुछ मान लो अगर रिएक्शंस आती हैं तो हम उस रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम क्या मेंशन करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड एंड सच रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सच रिएक्शंस आर नोन एज क्या होंगी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच डू नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, they take place in a 2 or more steps. We can say they take place in a sequence of steps, they take place in a number of steps. ध्यान समझ में आ रहा है, मैंने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एक स्टेप में नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल अकर इन अ 2 or more steps, मतलब जिस किसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में होती हैं, और जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मीनिंग हमने क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंगल स्टेप में नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल अकर इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स और सीक्वेंस ऑफ सम स्टेप्स एंड दैट इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसे क्या कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट देखो कुछ एग्जाम्पल, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है 1 और 6 7 7 + 3 10, तो 10 है, तो यहाँ पे भी ये भी कौन सी रिएक्शन होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। और इस केस में भी हम क्या कहेंगे, इस केस में भी हम यही कहेंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड। क्या कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी डिफाइंड, मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं हम ऐसे केसेस में। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होती है डू नॉट टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, दे टेक प्लेस इन अ सीक्वेंस और नंबर ऑफ स्टेप्स, और जो सीक्वेंस और नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम उसे कहते हैं तो एक बात सोचो, मैकेनिज्म मतलब ये रिएक्शन है 12 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो एक ही रिएक्शन, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होने वाली, 2 और 3 स्टेप्स में होगी या कितने भी स्टेप्स में होंगी, एक्सपेरिमेंटली कितने भी स्टेप्स में होंगी, तो वो रिएक्शन जो है उसको उसके जो जितने स्टेप्स में वो हो रही है उसे क्या कहा जाएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और अगर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम कहते हैं तो उस रिएक्शन में हम अगर डिफाइन करना चाहें कि उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो ऐसे केसेस में, ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में मॉलिक्यूलैरिटी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है स्लोएस्ट स्टेप पे। किस पे डिपेंड करेगी स्लोएस्ट स्टेप पे। ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है, और जो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है उसे बोला जाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं शॉर्ट में, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप।
रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS बोला जाता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करती है। देखो ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक साइकिल बनाने की कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे साइकिल्स बन रही है। लेकिन अगर साइकिल्स अगर बनती हैं तो आप एक जगह डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, एक डिपार्टमेंट में आपके उसके हैंडल्स बन रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में उसके पैडल्स बन रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में उसकी सीट्स तैयार हो रही हैं। 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें सीट तैयार हो रहे हैं, और एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो इन सब चीज़ों को बनाकर और वहाँ पे पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट तैयार हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक दिन में कितनी साइकिल्स रेडी होंगी, एक दिन में कितनी साइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। देखो जितने आपके हैंडल्स आएंगे, जितनी पैडल्स तैयार होंगे, जितनी सीट्स तैयार होंगी, वो अगर बराबर अमाउंट में हो रही है उतनी ही तो साइकिल्स बनेंगी। इसमें से कोई लेट हो गया, कोई पीछे रह गया, सपोज हैंडल्स बन गए, सीट्स बन गई, पैडल्स हमारे कम रह गए, तो क्या उतनी साइकिल्स दिन में बन पाएंगी? नहीं ना। इसका मतलब पूरी साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग होना पर डे के अंदर, पूरे एक दिन में कितनी साइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? जो हमारा स्लोएस्ट होगा, जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होगा, उस चीज़ पर ही तो डिपेंड करेगी ना, जो हमारा स्लोएस्ट होगा। क्योंकि अगर यही पीछे रह गया तो पूरी साइकिल कैसे रेडी हो पाएगी? साइकिल्स में तो पैडल्स भी तो चाहिए। तो पूरी एक साइकिल तैयार होने के लिए तीनों अगर इक्वल है, ये 30 जितने भी हैं, 30 हैंडल सपोज जितने भी चाहिए आपके पास प्रॉपरली हैं तो साइकिल तैयार हो गई। इनमें से कोई भी पीछे रह गया, आपके पास प्रॉपर अमाउंट में ये नहीं है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरे साइकिल के तैयार होने के लिए, एक भी चीज़ कम पड़ गई तो साइकिल उस दिन में उतनी साइकिल्स कम तैयार हो पाएंगी ना। मतलब साइकिल्स की मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। किस पे डिपेंड करेगी? स्लोएस्ट स्टेप पे। उस साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड कर रही है पर डे में कितनी साइकिल्स तैयार हो रही है, इट डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। इतना क्लियर हुआ? तो इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करें जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स 12 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस में भी जो सीक्वेंस और नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसको हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं, तो उसमें भी हमारी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो डिपेंड करती है स्लोएस्ट स्टेप पे। जो स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही हम उसी चीज़ को हम बोलेंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप की मतलब कितने मॉलिक्यूलैरिटी होगी वही हमारे रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी होगी। इतनी बात समझ में आई? और जो स्लोएस्ट स्टेप बोला जाता है उसे बोला जाता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS बोल देते हैं। तो साइकिल वाला एग्जांपल ध्यान रखना है, इनमें से अगर कोई भी पीछे रह गया तो उतनी साइकिल्स हमारी पर डे में रेडी नहीं हो पाएंगी। तो कितनी साइकिल्स पर डे में रेडी हो पाती है, डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से हमारी रिएक्शंस भी जो डिपेंड करती है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में जो ओवरऑल रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो भी डिपेंड करती है स्लोएस्ट स्टेप पे, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इतना क्लियर हुआ? अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के हैं, जिसमें हम लोग RDS देख सकें, स्लोएस्ट स्टेप मतलब इस तरह के कुछ रिएक्शंस देख सकें। एग्जांपल्स उसको देखते हैं, फिर हम फर्दर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस करें। देखो फिर ये कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी हैं जो हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। जो मैंने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा होती है, जैसे 10 मॉलिक्यूलैरिटी हमने देखी थी, जिसके मॉलिक्यूल्स 10 आए थे, हमने 12 वाला भी एग्जाम्पल दिया था। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और जो उसके पीछे जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो मैंने कुछ रिएक्शन लिखा है, उसका मैकेनिज्म, प्रपोज्ड मैकेनिज्म भी मेंशन किया है। वन बाय वन हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलैरिटी है किस पे डिपेंड करती है? स्लोएस्ट स्टेप पे, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज RDS, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। इतना क्लियर हुआ? तो देखो रिएक्शन बिटवीन Br नेगेटिव एंड H2O2 रिएक्शन दी है। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ये लिखी गई है, Br नेगेटिव और H2O2 के बीच में रिएक्शन लिखी, कंप्लीट रिएक्शन आपने ये लिखी। उसके प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या है? उसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म जो लिखा गया वो लिखा गया। आपसे ये पूछा गया कि यहाँ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। क्लियर हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? जो रेट डिपेंड करेगा आपका, वो डिपेंड करेगा स्लोएस्ट स्टेप पर। किस पे डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप पे। और स्लोएस्ट स्टेप ये है, तो आप क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br नेगेटिव, स्लोएस्ट स्टेप की, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। क्लियर इतना? तो रेट डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। और मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 1 1 एंड 1, दैट मीन्स 3। तो रिएक्शन इज ट्राई मॉलिक्यूलर। रिएक्शन इज
ट्राई मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 3, ट्राई मॉलिक्यूलर हमारी रिएक्शन हो गई। इतना क्लियर हुआ। लेट्स से सेकेंड एग्जाम्पल पर प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड F2, रिएक्शन दी है, ओवरऑल मैकेनिज्म आपका, ओवरऑल रिएक्शन आपकी ये लिखी है और आपका जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपका ये लिखा। तो यहाँ पर भी रेट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या है हमारा? दिस वन। तो रेट क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। क्लियर हो गई? और ओवरऑल आपकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 1 and 1 कितना हुआ? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो लिख दे क्या है मॉलिक्यूलैरिटी? बायोमोलिकुलर। क्लियर? यहाँ देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, आपके पास ओवरऑल रिएक्शन ये लिखी है और उसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म ये लिखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। तो रेट इज इक्वल्स टू K, क्या है स्लोएस्ट? H2O2। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई? 1। मतलब क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है आपकी ये? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया? देखो ये कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के मैकेनिज्म के अंदर, और मॉलिक्यूलैरिटी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पर किस तरह से डिपेंड कर रही है वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस स्टार्ट करेंगे बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अब वो करते हैं हम। देखिए चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे, डिफरेंस करेंगे मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में। ठीक है, देखो फिर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस है मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में। सबसे पहले हमने मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहा था? मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ, इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स, इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स, ions, molecules that must collide with one another, that must collide with one another so as to result the chemical reaction। हमने करा ये, so as to result in elementary reaction बोल दीजिए। ठीक है, इन एलिमेंट्री रिएक्शन। और वहाँ हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने क्या किया है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या कहते हैं? सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो लिखो सम ऑफ पावर्स, या फिर एक्सपोनेंट्स भी लिखा होता है, उसका मीनिंग पावर ही है। ठीक है, सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन of reactant in rate law expression, in rate law expression। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये हुआ। ये होता है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी होती है कितने एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। हमने पूरा भी डिस्कस किया है और ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्लियर? सेकेंड जो डिफरेंस है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और ये क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है आपका ये। थर्ड जो डिफरेंस है इसके बीच में वो देखिए क्या है? जो मॉलिक्यूलैरिटी है आपकी, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी ज़ीरो, ना ही कभी ज़ीरो हो सकती है। कैन नेवर बी ज़ीरो और इन फ्रैक्शनल, और फ्रैक्शनल कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। कभी हम ऐसा बोलेंगे कि 1.5 मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया या फिर 2.5 मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया, और ऐसे कहेंगे कि ज़ीरो मॉलिक्यूल्स ने कोलाइड किया। बात ही नहीं है, कैन नेवर बी ज़ीरो और इन फ्रैक्शनल। लेकिन जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है आपने देखा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी आया था। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी ज़ीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है?
कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और आपने देखा था वो इंटीजर भी हो सकता है, कैन बी इंटीजर, इंटीजर भी हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर? मॉलिक्यूलैरिटी जो है आपका किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आपके मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पर डिपेंड करी थी। अगर वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मैकेनिज्म पर भी डिपेंड करती है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक तरीके से अगर ये स्लोएस्ट स्टेप, अगर मैकेनिज्म एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए बात करें हम लोग, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है, जिसमें हमने किस चीज़ के बारे में किया था? स्लोएस्ट स्टेप के बारे में किया था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर। और यहाँ जो हमारा ऑर्डर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? रेट लॉ पे। किस पे डिपेंड करता है? रेट लॉ के एक्सप्रेशन से हम लिखते हैं ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ के एक्सप्रेशन से लिखते हैं। अगली चीज़, मॉलिक्यूलैरिटी जो है आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। वो मॉलिक्यूलैरिटी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो तो क्या था? होल नंबर में भी आया था, ठीक है, और इट इज़ ए इंटीजर में भी आया था आपका, आपने देखा था, ज़ीरो भी था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी जो है नेगेटिव नहीं हो सकती है। यहाँ से हमने ये चीज़ लिख ही दिया, वो वाला पॉइंट हमने यहीं डाल दिया इकट्ठा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता है, या इंटीजर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका ज़ीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, और आपका इंटीजर हो सकता है। मैंने कैन नॉट बोलती है, कैन बी, ठीक है, यहाँ जो बोला है। इतना क्लियर हुआ? तो ये सब जो थे बेसिक से डिफरेंस थे आपके। ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है, हमने डिस्कस किया ये चीज़। ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। ये कितने आयंस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वहाँ से निकलता है। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उस पर डिपेंड करता है। ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता। ये ज़ीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है। ये जो आपका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर वो रेट लो, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा। एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शंस में हमने डिस्कस किया। ये जो है रेट लो एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और फ्रैक्शनल ऑर्डर में भी हो सकता है। तो यहाँ तक जो हमने डिफरेंस पढ़ लिया मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो देखो यहाँ तक हमने पॉइंट्स डिस्कस कर ली हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शंस के अंदर। ध्यान रखना है पूरा का पूरा किस तरह का कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल, वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। ये हमने क्या कहा था, जो ज़ीरो भी हो सकता है, कैन बी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ये जो यहाँ पर अगर हम बोलते हैं इट कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉलिक्यूलैरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी, हम कह सकते हैं इट कैन बी और इट मे बी नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं मे बी नेगेटिव हो सकता है। बाकी फ्रैक्शनल्स और हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है। यहाँ तक हम पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, विद सम एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, 0, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। If you like this lecture, please share, subscribe my channel so that you can get the notifications for the upcoming videos. And thank you and thanks a lot.